उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये आखिर क्या हो रहा है। मिशन भी मुकम्मल हो गया, लेकिन ये सब कुछ इस तरह खामोश क्यों है। आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों अब तक तबाही नहीं आई। ग्रेगर ने उकबी बाग में टहलते हुए कहा, मुझे खुद बाहर जाना चाहिए, वरना इस तरह यहाँ खड़े खड़े तो मैं पागल हो जाऊंगा। ग्रेगर ने कहा और दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ सामने के रुख आया। ग्रेगर बरामदे में गया और फिर सीधा सर हेनरी फ्रेड के कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या बात है, खैरियत। सर हेनरी फ्रेड ने जो बिस्तर पर बैठे हुए थे चौंक कर पूछा। कमरे में हल्की लाइट चल रही थी। जीप की चाबियां दे, मैं बाहर जाकर खुद हालात का जायजा लेना चाहता हूं, ग्रेगर ने तेज लहजे में कहा। और सर हेनरी फ्रेड ने शायद ग्रेगर के चेहरे पर मौजूद कैफियत देखते हुए खामोशी से चाबी सिरहाने से उठाकर उसे दे दी। ग्रेगर चाबी लेकर वापस पोर्च में आया और उछलकर जीप में बैठ गया। चंद लम्हों बाद जीप का इंजन जाग उठा। उसी लम्हे जेम्स बरामदे में नमूदार हुआ। शायद उसके कानों में जीप के इंजन की आवाज़ आ गई थी। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने तेज़ बारिश पर बरसने लग गई थी। मैं बाहर जा रहा हूं ताकि अपने मिशन की तकमील अपनी आंखों से देख सकूं। ये लोग खबरें छुपा रहे हैं और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फाटक खोलो और मेरे साथ आ जाओ, ग्रेगर ने सर बाहर निकालते हुए कहा। और जेम्स सर हिलाता हुआ तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। उसने फाटक खोला तो ग्रेगर जीप बाहर ले आया। जेम्स ने फाटक दरवाज़ा बंद किया और फिर छोटी खिड़की से बाहर निकलकर उसने खिड़की बंद की और दौड़कर जीप पर सवार हो गया। इतनी देर में ही उसका लिबास इस खासा भीग गया था। इस सामने दरख्त के नीचे किसकी गाड़ी खड़ी है? ग्रेगर ने हैरत भरे अंदाज में एक बड़े से दरख्त के नीचे खड़ी कार की तरफ इशारा करते हुए जेम्स से मुखातिब होकर कहा, बारिश की वजह से रोक ली गई होगी, जेम्स ने कहा। और ग्रेगर ने सर हिलाते हुए जीप आगे बढ़ा दी। बारिश की वजह से सड़कों पर खासा पानी मौजूद था और सड़कें सुनसान पड़ी थी। बस पुलिस की जीप में या कोई इक्का दुक्का कारें नजर आ रही थी। ग्रेगर तेजी से जीप आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। यहाँ तो वाकई हालात नॉर्मल लगते हैं। ग्रेगर के लहजे में हैरत थी। मगर ये कैसे मुमकिन है बॉस, यहाँ तो कयामत बर्पा हो जानी चाहिए। जेम्स के लहजे में हैरत थी। ग्रेगर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और जीप आगे बढ़ाते ही गया। हालात वाकई ही नॉर्मल थे। बस बारिश मुसलसल हो रही थी और कारें और जीपें कभी कभार सड़क पर नजर आती और फिर क्रॉस करती हुई गुजर जाती। सड़कों पर सिर्फ बारिश का पानी था। सैलाबी रेले का कहीं नामो निशान भी ना था। वो दोनों जीप दौड़ाते आगे बढ़ते चले गए और फिर उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो पुल तक पहुंच गए। यहाँ उन्होंने जीप रोकी और नीचे उतर आए। हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन वो दोनों बारिश से बेनियाज एक ऊंचे टीले की तरफ बढ़ते गए जिसके ऊपर एक दरख्त भी मौजूद था। टीले पर चढ़कर बार बार चमकती हुई बिजली में जब उन्होंने दूर से दरियाए कॉन्डस को देखा तो इन दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत और बेयकीनी के आसार नमूदार हो गए। दरियाए कॉन्डस उसी तरह अपने मखसूस रास्ते पर पूरे जोरों शोर से बह रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? ये रास्ता तो खुश्क होना चाहिए था या इसमें थोड़ा सा पानी होता, लेकिन ये तो दरिया इसी तरह बह रहा है कि जैसे हमारा मिशन मुकम्मल ही ना हुआ हो। ग्रेगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हो सकता है बॉस कोई गड़बड़ हो गई हो। जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, अहमक हो गए हो। आले ने दुरुस्त तौर पर मशीनों की कारकर्दगी का कौशन बनाया था, फिर तमाम मशीनें दुरुस्त तौर पर चल पड़ी और ये सिस्टम इस अंदाज में बनाया गया कि एक बार चल पड़ने के बाद ये बिजली की सप्लाई से भी बेनियाज हो जाता है। इसका कंट्रोलिंग पैनल बॉक्स इन मशीनों को अपने अंदर मौजूद इंतहाई ताकतवर बैटरियों की मदद से मुकम्मल करता। बिजली की रोह उसे सिर्फ पहले ताकतवर झटके के लिए चाहिए थी, जिस तरह कार की बैटरी के झटके से इंजन चलता है। ग्रेगर ने इसी अंदाज में बात शुरू कर दी जैसे वो जेम्स की बजाय सारी बात अपने आप को सुनवा रहा है। जेम्स खामोश हो गया। बारिश एक बार फिर रुक गई। चलो स्पॉट पर चलते हैं। मुझे तो ये सारी बातें ही नामुमकिन लग रही हैं। मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हों। ग्रेगर ने टीले से नीचे उतरते हुए कहा। जाहिर है जेम्स अब क्या जवाब देता। खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ टीले से उतरा और चंद लम्हों बाद जीप खासी तेज रफ्तारी से जमाशुदा पानी में दौड़ती हुई सुराजिया टीले की तरफ बढ़ती जा रही थी। हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ आसमानी बिजली चमकने से माहौल वाज़ेह हो जाता था या जीप के हेडलाइट्स की रोशनी दो लकीरों की सूरत में सामने वाले हिस्से को रोशन कर रही थी। जीप मुसलसल दौड़ती रही। आखिरकार वो सुराजिया टीले के करीब पहुंच गई। ग्रेगर ने जीप रोकी और उछलकर नीचे उतर आया। जेम्स ने उसकी पैरवी की और फिर वो दोनों दौड़ते हुए सुरंग के तहाने की तरफ बढ़ गए और तहाने के करीब पहुंचकर वो दोनों इसी तरह ठटक कर रुक गए जैसे चाबी से चलने वाले खिलौने चाबी खत्म हो जाने की वजह से अचानक रुक जाते हैं।
जेम्स जीप से उतरते वक्त इसके डैशबोर्ड में मौजूद एक ताकतवर टॉर्च भी साथ ले आया था और अब टॉर्च की तेज रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था कि दहाने को बाकायदा किसी ताकतवर बम की मदद से तोड़ा गया है। ग्रेगर ने जेम्स के हाथ से टॉर्च ली और फिर उछलकर दहाने के अंदर उतर आया। सुरंग के अंदर मौजूद पत्थरों के ढेर तो ये बता रहे थे कि सुरंग की छत टूट गई, लेकिन इसके बावजूद छत कायम थी। वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते रहे और फिर सुरंग में मौजूद दीवार को देखकर वो एक बार फिर रुक गए। ओह, दीवार सिर्फ फुट 1.5 फुट ऊपर गई, फिर रुक गई। इसका क्या मतलब हुआ? फिर कैसे रुक सकती है? ग्रेगर ने इस तरह चीखते हुए कहा जैसे वो ना चाहने के बावजूद भी लाशऊरी तौर पर चीख पड़ा हो। जाहिर है बॉस, मैकेनिज्म की किसी खामी की वजह से ऐसा हुआ होगा। आखिरकार जेम्स ने कहा, नहीं, मैंने खुद साथ खड़े होकर फाइनल चेकिंग कंप्यूटर मशीनरी से कराई थी। हर चीज़ ओके थी, कोई खामी ना थी। जेम्स ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर टॉर्च हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरे लम्हे इसकी टॉर्च की रोशनी जमीन पर मौजूद पत्थरों पर पड़ी और पूरी तरह चौंक पड़ा। पत्थरों पर खून के बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे। इसका मतलब है यहाँ कुछ लोग मौजूद रहे हैं जो जख्मी भी हुए हैं, ग्रेगर ने कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुँच गए जहाँ पत्थरों पर हॉलो वाल का कंट्रोलिंग पैनल बॉक्स पड़ा था। ओह, डायनामाइट की मदद से पूरी दीवार को तोड़कर पैनल बॉक्स निकाला गया। ग्रेगर ने टॉर्च की रोशनी में दीवार का जायजा लेते हुए कहा और फिर वो कंट्रोलिंग बॉक्स पर झुक गया। उसने उसे उठाकर दोनों बल्कि चारों तरफ से देखा, लेकिन उस तरह हर तरफ से बंद था। ये तो उसी तरह बंद है, ना टूटा है ना खोला जा सका है। फिर उसकी कारकर्दगी कैसे खत्म हो गई? ग्रेगर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। बॉस, अब ये दीवार दोबारा हरकत कर सकती है? जेम्स ने पूछा। ये तो रॉबर्ट ही बता सकता है। ओह, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, ये लोग अपनी तरफ से मिशन नाकाम करके वापस जा चुके हैं। अब ये यकीनन हमारी तलाश में होंगे और सुबह से पहले उन्हें किसी तरह हमारा पता नहीं चल सकता, जबकि इस दौरान हम रॉबर्ट और उसके साथियों को बिना मशीनरी साथ लेकर इसी मिशन को दोबारा मुकम्मल कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, अभी मिशन मुकम्मल करने का एक चांस बाकी है, ग्रेगर ने कहा और बॉक्स वापस पत्थरों पर रखकर वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ दहाने की तरफ बढ़ गया। जाहिर है जेम्स इसके पीछे था। ग्रेगर के मायूस चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की रोशनी उभर आई। इमारत में मौजूद हर शख्स मुख्तलिफ कमरों में बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने खुद सारे कमरों का राउंड लगाया था, लेकिन उसे कहीं भी ग्रेगर नजर न आया, जबकि सर हेनरी फ्रेड एक कमरे में बिस्तर पर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे बैठे बैठे बेहोश हो गया हो। मैं सर हेनरी फ्रेड से पूछ-पूछ करता हूँ, तुम बाहर जाकर देखो, शायद कहीं इधर उधर कोई और कमरा हो। इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा और वो दोनों तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गए। इमरान ने जेब से वही खंजर दोबारा निकाला और आगे बढ़कर इस सर हेनरी फ्रेड के एक हाथ पर खंजर की जरब लगाई और जख्म में से तेजी से खून निकलने लगा। चंद लम्हों बाद सर हेनरी फ्रेड हल्की सी चीख मारकर होश में आ गया और होश में आते ही वो लाशऊरी तौर पर उठकर बैठ गया। इमरान ने हाथ से उसे धक्का दिया और जैसे ही उसका जिस्म सीधा बेड पर गिरा, इमरान ने एक टांग उठकर घुटना मोड़कर उसकी नाक पर रख दी और दूसरे हाथ से उसने सर हेनरी का सर पकड़कर खंजर की नोक उसकी गर्दन पर लगा दी। सर हेनरी फ्रेड की हालत खौफ की शिद्दत की वजह से तेजी से मसख होती गई। बताओ ग्रेगर कहाँ है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो बाहर गया है मेरी जेब लेकर हालात देखने। सर हेनरी फ्रेड के हलक से घटी घुटी सी आवाज़ आने लगी। उसकी हालत वाकई बेहद ख़राब होती जा रही थी। क्यों? इमरान इसी तरह सर्द लहजे में पूछा। वो टीवी पर तबाही की खबर ना आ रही थी और वो बेचैन था। जेम्स भी उसके साथ गया है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। सर हेनरी फ्रेड लाशऊरी अंदाज में बोले चले जा रहे थे। कितनी देर हुई है? इमरान ने पूछा। अभी गए हैं, थोड़ी देर पहले, सर हेनरी फ्रेड ने जवाब दिया और इमरान ने घुटना तो हटा लिया, लेकिन खंजर उसने सर हेनरी फ्रेड की गर्दन पर रखा। कौन सी जीप थी तुम्हारी? ऑट्रम थी, इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा, क्योंकि जब वो कॉलोनी में दाखिल हो रहा था तो उसने एक खसूसी साख्त की बड़ी सी जीप ऑट्रम को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कॉलोनी से बाहर जाते देखा। हाँ, ऑट्रम जीप, मगर तुम कौन हो? अब सर हेनरी फ्रेड ने संभल कर पूछा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय खंजर जेब में डाला और उसके साथ उसका बाजू पूरी कुव्वत से घुमा और सर हेनरी फ्रेड की माई कनपट्टी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक खास तौर पर कुव्वत से बढ़ा और सर हेनरी फ्रेड का जिस्म एक ही ज़रब से यकलख ढीला पड़ गया। आंखें बंद हो गई थी। उसी लम्हे सफदर अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, फाटक की छोटी खिड़की बाहर से बंद है, सफदर ने कहा। हाँ, असल आदमी अपने एक साथी समेत बाहर किया है। तुम कैप्टन शकील को साथ लेकर यहाँ जितने भी अफराद हैं सबको गोलियां मार दो। मैं सर हेनरी फ्रेड को बाहर ले जा रहा हूँ। टाइगर को भी आवाज़ देकर कह दो कि वो रॉबर्ट को उठाकर बाहर ले आए। जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और सफदर तो
इसकी बात सुनते ही बाहर को निकल गया, जबकि इमरान ने सर हेनरी फ्रेड को उठाया और कंधे पर लाद कर वो कमरे से निकला और तेजी से चलता हुआ इमारत के बैरूनी रुख की तरफ बढ़ गया। लॉन क्रॉस करके वो फाटक पर पहुंचा और उसने फाटक का बड़ा कुंडा खोलकर फाटक का एक पट खोला और बाहर आकर वो तेजी से इस दरख्त की तरफ बढ़ता गया जिसके नीचे इनकी कारें मौजूद थी। ये कौन है? जूलिया ने आगे बढ़कर पूछा। ये सर हेनरी फ्रेड है, आसार कदीमा का बैनुल अक़वामी माहिर और इस हॉलोवाल के बड़े मुजरमों में से एक, इमरान ने कहा और अपनी कार की उकबी सीटों के नीचे उसे लेटा दिया। उसी लम्हे टाइगर भी रॉबर्ट के कंधे पर उठाए वापस आ गया। उसे भी मेरी कार की उकबी सीट पर डाल दो और सुनो, तुमने अभी यहीं रहना है। ग्रेगर अपने एक साथी के साथ ऑटरम जीप में बैठकर बाहर के हालात देखने किया है, हम उसके पीछे जाएंगे, इमरान ने कहा। और ऑटरम जीप तो वाकई तुम्हारे आने से कुछ देर पहले साथ वाली कोठी से निकली थी। टाइगर इस वक्त राउंड पर चला गया था, लेकिन चूंकि ये कोठी हमारी निगरानी में ना थी इसलिए मैंने ख्याल नहीं किया, जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, हमें इस कोठी के बारे में तो इल्म ही ना था। मुझे यकीन है कि ये दोनों लाजमन चेकिंग के लिए मिशन स्पॉट पर जाएंगे। हमने इनके पीछे जाना है और हो सकता है कि हमारे वहाँ पहुँचने तक वो इसलिए सिर्फ टाइगर यहाँ रहेगा जो इनकी निगरानी करेगा, इमरान ने कहा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जूलिया ने यखलख्त खुश होकर कहा। हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए तो यहाँ ज़्यादा कारें देखकर चौंक पड़े। उन्होंने लाजिमन जाते हुए यहाँ एक कार देखी होगी, इसलिए यहाँ एक ही कार रहनी चाहिए, लेकिन तुमने हमारी दोनों कारों से फासला रखकर हमारी निगरानी करनी है। तनवीर तुम्हारे साथ रहेगा, इमरान ने कहा और जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रॉबर्ट को भी उसकी कार की उकबी सीट पर लिटा दिया गया था। सफदर ने पहले की तरह ड्राइविंग सीट संभाल ली और इमरान साथ वाली सीट पर बैठ गया, जबकि पिछली कार में कैप्टन शकील अकेला था। तनवीर जो इसकी कार में बैठा हुआ था उतरकर जूलिया की कार में चला गया था। थोड़ी देर बाद दोनों कारें तेजी से आगे बढ़ी और फिर मोड़ काट कर वो कॉलोनी से बाहर की तरफ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। बारिश एक बार फिर पूरे जोरों शोर से बरसने लगी, इसलिए सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी। अलबत्ता कभी कभार कोई कार या कोई वैगन उन्हें क्रॉस कर जाती थी। फासला काफ़ी है इमरान साहब, मेरे ख्याल में तो हमें वही कोठी के गिर्द ही रुककर उनका इंतज़ार करना चाहिए था, वरना वो दोनों अपने साथियों को मुर्दा देखकर फरार होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सफदर ने कहा। टाइगर वहाँ मौजूद है, वो उन्हें फरार नहीं होने देगा, इसलिए वहाँ स्पॉट पर जा रहा हूँ। कहीं वो वहाँ पहुँचकर कोई ऐसा तरीका ना जानते हो जिससे वो उस हॉलोवाल को दोबारा ऑपरेट कर लें और हम यहाँ खड़े उनका इंतज़ार ही करते रह जाएं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और सफदर ने अस्पात में सर हिला दिया, क्योंकि अब इमरान के कहने पर वाकई ये ख़तरा उसके जहन में भी पैदा हो गया था, क्योंकि ये मशीनरी और इसका मुकम्मल निज़ाम उनका ही कायम करता था। इसलिए इम्कान हो सकता था कि कोई और मुतबादिल या खुफिया सिस्टम ही उन्होंने बना रखा हो। वो इमरान की दूर अंदेशी का वाकई ही कायल हो गया था। इमरान के कहने पर सफदर ने बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद होने के बावजूद कार की रफ्तार इंतहाई तेज रखी हुई थी और कार वाकई ही पानी की छींटे दूर दूर तक उड़ाती हुई इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी जा रही थी। इमरान की नजरें हर आने वाली सवारी का बगौर जायजा ले रही थी, लेकिन अभी तक ऑटरम जीप उन्हें नजर ना आई थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो पुल के करीब पहुंचकर इस तरफ को मुड़ गए जिधर सवार जिया टेले को रास्ता जाता था। यहाँ वसी और अरीस मैदान में जमा होने पानी की मिकदार खासी थी और मिट्टी होने की वजह से खासी दलदल सी बन गई थी। इसलिए जैसे ही कार कुछ आगे बढ़ी सफदर को रफ्तार आहिस्ता करनी पड़ गई, क्योंकि शदीद फिसलन की वजह से कार मुसलसल स्लिप हो रही थी। सफदर को बड़ी महारत से कार को कंट्रोल में किए हुए था, लेकिन फिर भी कार कंट्रोल में रखने के लिए उसे खासी जदोजहद करनी पड़ रही थी। लेकिन बहरहाल कार आगे बढ़ती ही गई। तेज बारिश की वजह से कार की हेडलाइट्स की रोशनी बेहद महदूद होकर रह गई थी। अभी वो टीले से काफी दूर थे कि आसमानी बिजली की तेज रोशनी में इमरान को दूर टीले के पास खड़ी बड़ी सी ऑटरम जीप का साया नजर आया। लाइट्स ऑफ कर दो सफदर, जीप वहाँ मौजूद है और सुनो, बराह रास्त इधर ना जाना, बल्कि दाएं तरफ से घूमकर टीले के उकबी तरफ कार ले जाओ। ऐसा ना हो कि वो लोग बाहर हों और हमारी कारें देखकर हम पर फायर खोल दें, इमरान ने कहा। और सफदर ने सर हिला दिया। उसने हेडलाइट्स के साथ छोटी बत्तियां भी ऑफ कर दी और कार अब अंधेरे में पानी के अंदर स्लिप होती हुई आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो टीले की साइड से घूमकर उकबी तरफ को आ गए और इमरान के इशारे पर उसने कार रोक दी। कैप्टन शकील की कार भी उकब में आकर रुक गई। सीट के नीचे से मशीन गन उठा लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इस तरफ का ख्याल रखोगे, इमरान ने कहा। और फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर वो बाहर अंधेरे में रेंग किया। उसी लम्हे उकबी कार में से कैप्टन शकील निकला और उसके साथ ही रिवॉल्वर चलने के धमाके के साथ ही कैप्टन शकील बेइख्तियार चीखता हुआ उछला और मुंह के बल पानी और कीचड़ के अंदर जा गिरा। उसके साथ ही सफदर की मशीन गन से तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ ही टीले पर फासले से एक और आदमी की करबनाक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। इमरान बिजली की सी तेजी से टीले के पत्थरों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था।
और फिर जैसे ही वो एक ऊंचे से पत्थर की ओर से घूमकर आगे बढ़ा, अचानक उसे फिजा में बिजली सी चमकती दिखाई दी और दूसरे लम्हे दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में बरकी रूह की तरह दौड़ती चली गई और इमरान पलटकर साइड के बल गिरा और फिर पानी और कीचड़ में लड़कता हुआ नीचे पानी में एक छपाके से जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने अपने उकब में एक नुस्मानी चीख सुनी और फिर उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपने सीने में किसी गर्म सिलाह के घुसाने का एहसास सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ। दूसरे लम्हे उसका सहन उसका साथ छोड़ गया। सुरंग से निकलकर क्रैगर और जेम्स दोनों तेजी से कुछ फासले पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि बारिश एक बार फिर मौसलाधार अंदाज में बरसने लगी थी कि ये लख्त क्रैगर ठटक कर रुक गया। अरे ये कौन लोग आ रहे हैं? क्रैगर ने ठटक कर रुकते हुए कहा और जेम्स की नजरें भी दूर पानी से जरा बुलंदी पर नजर आने वाले जुगनुओं पर जम सी गई। यकीनन कार के हेडलैम्प्स थे जो शदीद बारिश की वजह से दिए की तरह टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। 2 कारें हैं बॉस, जेम्स ने होंठ काटते हुए कहा। वो दोनों शदीद बारिश की वजह से सर से पैर तक बुरी तरह भीग गए थे। हाँ मैं देख रहा हूँ, उसकी उस तरफ इस मौसम आमद बता रही है कि ये कोई आम लोग नहीं है। जेम्स किसी चट्टान की ओट ले लो और तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो होगा, क्रैगर ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ है, और इंदरूनी जीप में महफूज है, काम दिए जाएगा। और जेम्स ने सर हिलाते हुए कहा, ओह उन्होंने शायद हमारी जीप देख ली है इसलिए लाइट्स ऑफ कर दी हैं। यकीनन ये वही लोग हैं जिन्होंने मिशन को चालू हो जाने के बाद किसी पुरअसरार तरीका पर बेकार कर दिया है, क्रैगर ने कहा और जेम्स ने इस बात में सर हिलाया। ये टीले की उकबी तरफ आ रहे हैं। जेम्स तुम दूसरी तरफ ऊंची चट्टान के पीछे छुप जाओ, मैं उधर छुपता हूँ, जो नजर आए गोली से उड़ा देना, क्रैगर ने तेज लहजे में कहा और जेम्स कीचड़ में पैर बढ़ाता तेजी से टीले के ऊपर चढ़कर उसके उकबी तरफ को बढ़ता गया। क्रैगर भी तेजी से आगे बढ़ने लगा और फिर कुछ फासले पर उसने एक बड़े से पत्थर की ओट ले ली। बारिश उसके ऊपर मुसलसल बरस रही थी, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह न थी। इस वक्त उसके टारगेट में उसका वो दुश्मन था जिसने उनका ये खौफनाक मिशन इस अंदाज में नाकाम किया था कि और वो हर सूरत में इससे इंतकाम लेना चाहता था। अलबत्ता साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं। और फिर उसके जहन में एक ख्याल छमाके से कौंधा कि ये लोग यकीनन माहिर इंजीनियरों को साथ लेकर आ रहे होंगे ताकि आरजी तौर पर इस मिशन को नाकाम बना देने के बाद उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकें, क्योंकि क्रैगर ने देखा था कि कंट्रोलिंग पैनल बॉक्स वैसे ही बंद था, उसे तोड़ा ना जा सका था। मैं इनके ख्वाब यहीं ख़त्म कर दूंगा और इसके बाद रॉबर्ट को लेकर इस मिशन को हर सूरत में मुकम्मल करूंगा, क्रैगर ने होंठ छबाते हुए कहा। उसी लम्हे उसने दोनों कारों को टीले की उकबी तरफ रुकते हुए देखा और उसकी तेज नजरों ने सामने वाली कार का दूसरी तरफ का दरवाजा खुलते देखा तो वो समझ गया कि कोई आदमी यकीनन रेंग कर नीचे उतरा होगा। अंधेरे और शदीद बारिश की वजह से उसे बेहद कम नजर आ रहा था, लेकिन बहरहाल वो देख जरूर रहा था। उसी लम्हे बैक वक्त 2 वाक़यात हुए। जरा ऊपर उसने जेम्स की तरफ रिवॉल्वर चलने का धमाका सुना और उसके साथ ही दूसरी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने वाले साय को उसने चीख मारकर मुंह के बल नीचे पानी में गिरते देखा। लेकिन एक लम्हे से भी कम अरसे में उसने पहली कार की खिड़की में से मशीन गन के शोले लपकते देखे और फिर तड़तड़ाहट की आवाज के साथ उसने जेम्स को चीख कर पीछे उलटते हुए देखा और उसके होंठ पे इख्तियार भींच गए, क्योंकि जेम्स खुद अपनी हमाकत की वजह से मारा गया था और अहमक के साय के नीचे गिरते ही तेजी से उठ खड़ा हुआ था, इसलिए मशीन गन वाले की इज्जत में आ गया था। लेकिन क्रैगर अहमक न था, वो चाहता तो मशीन गन से फायरिंग करने वाले पर फायर खोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि इस तरह वो कार से उतरने वाले को नजर आ जाएगा, इसलिए वो चट्टान की ओट में खामोश बैठा रहा और उसी लम्हे उसने एक साय को तेजी से झुके झुके अंदाज में ऊपर चढ़ते हुए देखा। वो समझ गया कि वही शख्स होगा जो पहले कार से उतरा होगा। अब वो वाकई ही मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि अगर वो उस पर फायर खोलता तो मशीन गन पर तार उसे घेर सकता था और अगर फायर ना खोलता तो ये शख्स ठीक उसी तरफ को ऊपर आ रहा था जहां क्रैगर खुद मौजूद था। उसके साथ ये ख्याल आने से उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसने जल्दी से कोट के इंदरूनी अस्तर में छुपा हुआ एक पतला सा खंजर खींचा और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और हवा में उड़ता हुआ खंजर बिजली की सी तेजी से ऊपर चढ़ते हुए आदमी की तरफ लपका और दूसरे लम्हे वो ठीक उसकी गर्दन में पेवस्त हो गया। वो आदमी पलट कर गिरा और लड़कता हुआ नीचे गिरने लगा। इसी लम्हे उसने पहली कार में से एक आदमी को निकलकर पीछे की तरफ जाते देखा तो उसने दूसरा हाथ इंदरूनी जेब से बाहर निकाला। वो इंदरूनी जेब में मौजूद साइलेंसर लगे पिस्तौल का दस्ता पहले से ही पकड़े हुए था, लेकिन वो उसे इसलिए बाहर ना निकाल रहा था कि कुछ देर तेज बारिश रहने की वजह से वो कहीं नाकारा ना हो जाए। लेकिन अब बहरहाल उसकी जरूरत पड़ गई थी। उसने हाथ बाहर निकालते ही फायर किया
और पिछली कार की तरफ बढ़ता हुआ आदमी भी चीख मारकर उछला और मुंह के बल पानी में जा गिरा। उसी लम्हे उसने इस आदमी को जो खंजर खाकर लड़कता हुआ पानी में गिरा था तेजी से उठते हुए देखा तो उसने उस पर फायर खोल दिया और वो आदमी एक बार फिर झटके से नीचे गिरा और फिर साकित हो गया। ग्रेगर कुछ देर तक रुककर कारों की तरफ देखता रहा, लेकिन अब वहां मुसलसल खामोशी थी। ये 3 ही थी शायद, ग्रेगर ने कहा और तेजी से उठा। मगर दूसरे लम्हे उसे अपने उकम में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई टीले की दूसरी तरफ से ऊपर आ रहा हो। वो तेजी से मुड़ा और उसकी तरफ को बढ़ा और फिर उसने वाकई ही एक साए को तेजी से ऊपर आते देखा तो उसने हाथ आगे करके फायर कर दिया। लेकिन इस बार गोली चलने की मखसूस आवाज़ की बजाय ठस की आवाज़ सुनाई दी और ग्रेगर समझ गया कि शदीद बारिश के पानी ने पिस्टल को नाकारा कर दिया है। इसने पूरी कुव्वत से पिस्टल ऊपर आने वाले की तरफ फेंक कर मारा। ग्रेगर चूंकि एक पत्थर की ओट में था इसलिए आने वाला साया उसे ना दिख सका। भारी पिस्टल फिजा में उड़ता हुआ ऊपर आने वाले साए के सर से पूरी कुव्वत से टकराया और आने वाला बेइख्तियार चीखता हुआ पलट कर गिरा और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से लड़कता हुआ नीचे गिर गया। ग्रेगर के चेहरे पर फतहमंदी के आसार नमूदार हुए और वो पत्थर की ओर से निकलकर तेजी से लड़क कर जाते हुए साए की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक साइड में मौजूद एक बड़े पत्थर की ओर से एक साया उस पर लपका और दूसरे लम्हे ग्रेगर भी उलटकर पहलू के बल गिरा और फिर टीले की तेज तार जैसी ढलवान पर वो बिल्कुल पहले साए की तरह लड़कता हुआ नीचे जाने लगा। इस पर छलांग लगाने वाला साया भी उसके साथ ही नीचे लड़क रहा था। चंद लम्हों बाद वो दोनों इकट्ठे ही एक छपाके से नीचे पानी और मिट्टी में जा गिरे। लेकिन ग्रेगर चूंकि इस दौरान अपने आप को किसी हद तक संभाल चुका था इसलिए नीचे गिरते ही वो बिजली की तेजी से उठा। उसी लम्हे दूसरा साया भी उस जैसी तेजी से उठा, मगर ग्रेगर ने बिजली की सी तेजी से झुककर हाथ से मिट्टी मिला हुआ पानी उछालकर इस साए की आंखों पर मारा और वो साया इससे बचने की कोशिश में बेइख्तियार पुश्त के बल नीचे गिरा ही था कि ग्रेगर ने उस पर छलांग लगा दी और ऐन उसके जिस्म के ऊपर गिरा। उसने अपने जिस्म से दबाकर इस साए को पानी के अंदर डुबो देने की पूरी कोशिश की, मगर छलांग लगाते हुए इससे एहसास हुआ कि उसने जिस साए पर छलांग लगाई वो मर्द की बजाय औरत है। तो एक लम्हे के लिए हैरत की वजह से उसका सहन झटका लगा और इस हैरत के झटके की वजह से उसका दबाव एक लम्हे के लिए कम हुआ था कि नीचे मौजूद साए ने इंतहाई महारत से अपनी दोनों घुटनों की मदद से उसे अपने सर से दूसरी तरफ कीचड़ में उछाल देने में कामयाब हुआ और ग्रेगर कलाबाजी खाकर पुश्त के बल नीचे गिरा ही था कि वो साया बिजली की सी तेजी से उठा और दूसरे लम्हे उसने ग्रेगर के जिस्म पर छलांग लगा दी। ग्रेगर ने वही दाव इस्तेमाल करने की कोशिश की जो इस औरत ने इंतहाई माहिराना अंदाज में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो औरत इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा फुर्तीली और होशियार साबित हुई और उसके जिस्म पर गिरते ही उसने यकलख्त हैरत अंगेज अंदाज में अपने जिस्म को फिजा पे ऊपर की तरफ उछाला और दूसरे लम्हे उसके दोनों जुड़े हुए घुटने पूरी कुव्वत से ग्रेगर के मुंह को रगड़ते चले गए। ग्रेगर ने तड़प कर उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी गर्दन में इस औरत की टांगें कैंची की तरह फंसी और फिर ग्रेगर का जिस्म भारी भरकम होने के बावजूद इंतहाई तेजी से पानी और कीचड़ के अंदर ही कलाबाजियां खाता किया। ग्रेगर ने दोनों हाथ उठाकर उसकी पिंडलियां पकड़नी चाहीं, लेकिन वो औरत शायद पारे की बनी हुई थी कि वो खुद भी कीचड़ और पानी के अंदर इस तेज रफ्तारी से पलटियां खाती चली जा रही थी कि ग्रेगर को हाथ उठाकर उसकी पिंडलियां पकड़ने की हसरत ही रह गई। बार बार पानी और कीचड़ के अंदर चेहरे की रगड़ खाने की वजह से उसकी आंखों में जैसे तेज मिर्चें और मुंह और नाक में कीचड़ भरता चला गया और चंद लम्हों के बाद उसके सहन ने उसका साथ छोड़ दिया। जूलिया की कार इमरान और कैप्टन शकील की कारों से खासे फासले पर पीछे आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर जूलिया थी जबकि साथ वाली सीट पर तनवीर बैठा हुआ था। ये इमरान ख्वामखा इधर दौड़ा चाह रहा है, वो लोग अब वहाँ क्या करने गए होंगे, उसे वहीं कोठी का ही पहरा देना चाहिए था। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान हम सबसे ज्यादा दूरअंदेश है। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, खाक दूरअंदेश है, बस खाली रूप झाड़ता रहता है। अब देखो तुम्हें, इसने कितनी सख्ती से झाड़ दिया था। मेरा तो दिल चाह रहा है कि दांतों से उसकी गर्दन भंबोड़ दूं। तनवीर ने शायद मौका गनीमत समझते हुए जूलिया को इमरान के खिलाफ उकसाने का सोचा था। हाँ वाकई कभी कभी उसका लहजा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो इस तरह बात करता है जैसे हम सब उसके साथी मुलाजिम हैं। जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा और अंधेरे के बावजूद तनवीर का चेहरा मुसरत की शिद्दत से रोशन हो गया। तुम खुद खामोश हो जाती हो, अगर तुम कहो तो किसी रोज इसके सारे दांत बाहर निकाल दो, तनवीर ने कहा और जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम हंस रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हो जाता हूँ वरना, तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा क्योंकि जूलिया की तंजिया हंसी को वो अच्छी तरह समझ गया था। तनवीर क्या तुम वाकई ही अहमक हो या जानबूझकर अहमक बनने की कोशिश कर रहे हो? जूलिया ने इसकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब? तनवीर ने चौंक कर पूछा। वो आदमी जिसका नाम इमरान है, तुम जैसे 10 तनवीर भी अगर मिलकर उसके मुकाबले में आ जाएं तो शायद
चंद लम्हे ही जिंदा अपने पैरों पे ना खड़े रह सकें। वो माफूकुल फितरत अंदाज का लड़ाका है, कभी ऐसी हमाकत करने का सोचना भी ना। ऐसा ना हो कि मैं तुम जैसे बहादुर और अक्लमंद दोस्त का साथ हमेशा के लिए खो बैठूं। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर का चेहरा, जो जूलिया के इब्तदाई फिक्रों से तेजी से बिगड़ता जा रहा था, उसके आखिरी फिक्रे पर एक बार फिर फूल की तरह खिल उठा। ओहो, शुक्रिया मिस जूलिया, तुमने मेरे मुतल्लिक जिन जज्बात का इजहार किया मैं उसके लिए मशकूर हूँ। लेकिन ये बता दूं कि तुम्हें इस इमरान के मुतल्लिक ख्वामखा गलत फहमी पैदा हो गई है, तनवीर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। जिस बात का लफ्ज़ तुमने गलत इस्तेमाल किया है, ख्यालात कहो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर का खिला हुआ चेहरा कुदरे सुकट सा गया। अरे ये लाइटें क्यों बंद कर दी हैं? उन्होंने कारों की, जूलिया ने मुड़ते हुए कार के आगे बढ़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से कार की सारी लाइटें बंद कर दी। हाँ, वाकई ही उकबी लाइटें बंद हो गई, सिर्फ ब्रेक लाइट ही नजर आती है, तनवीर ने कहा। जूलिया ने इस बार सिर्फ सर हिला दिया क्योंकि कार अब बुरी तरह स्लिप होने लग गई थी और जूलिया को उसे कंट्रोल करने के लिए खासी जदोजहद करनी पड़ रही थी। रोक दो, मैं ड्राइव करता हूँ, तनवीर ने कहा, लेकिन जूलिया ने इनकार में सर हिलाया। कार बहरहाल किसी न किसी तरह आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब आगे जाने वाली कारें उसे सिर्फ इस वक्त नजर आती थी जब उनकी ब्रेक लाइटें जलती थी और फिर अचानक ब्रेक लाइटें भी नजर आनी बंद हो गई। खूब अंधेरे और तेज कुश की वजह से उससे कुछ नजर न आने लगा, लेकिन बहरहाल वो कार आगे बढ़ाई जा रही थी। तनवीर चूंकि पहले इस तरफ आ चुका था, इसलिए वो उसका रुख मुतय्यन कर रहा था और फिर एक बार बिजली चमकने पर वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि आगे जाने वाली दोनों कारें गायब हो गई थी और अब उन्हें टीले के करीब खड़ी एक ऊंची और बड़ी सी जीप ही नजर आई थी। ये लोग कहाँ चले गए? जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। ओहो जूलिया, मैंने पिस्तौल चलने की आवाज़ सुनी है, इस लम्हे तनवीर ने चौंक कर कहा और जूलिया ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दी। वो इस वक्त इस जीप के करीब पहुंच चुकी थी। उसी लम्हे टीले की दूसरी तरफ से मशीन गन चलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही एक इंसानी चीख भी सुना दी और वो दोनों भी इख्तियार और दरवाजे खोलकर कार से नीचे उतर आए। इन दोनों ने भी लाशाउरी तौर पर जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए थे। अभी उन्होंने 2-3 कदम ही उठाए थे कि यकी बाद दीगरे रिवॉल्वर चलने के 2 धमाके सुनाई दिए। तुम जरा फासले से होकर ऊपर जाओ, मैं उधर से जाता हूँ, तनवीर ने कहा और जूलिया पानी में दौड़ती हुई काफ़ी हटकर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी, जबकि तनवीर उसी जगह से ऊपर चढ़ने लगा। बारिश और कीचड़ की वजह से वो पूरी रफ्तार से ऊपर न चढ़ पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कुव्वत से ऊपर चढ़े जा रहे थे कि अचानक जूलिया ने तनवीर को चीख मारकर पलट कर नीचे गिरते हुए देखा और उसके साथ ही उसने एक लंबे तड़ंगे साए को तेजी से तनवीर के पीछे लपकते देखा तो वो बेख्तियार खड़ी हुई और दूसरे लम्हे उसने इस साए पर छलांग लगा दी, लेकिन शदीद कीचड़ और तेज ढलवान की वजह से वो बर वक्त अपने आप को संभाल न सकी और इस आदमी के साथ ही कलाबासी खाती हुई नीचे पानी और कीचड़ में एक छपाके से जा गिरी। नीचे गिरते ही वो बिजली की तेजी से उठे ही थी कि इस आदमी ने इसकी आंखों में जरा से पानी का छपाका मारा और जूलिया से बचने के लिए जैसे ही लाशाउरी तौर पर पीछे हटने लगी, उसका पैर फिसला, वो धड़ाम से पुश्त के बल पानी के अंदर जा गिरी। उसी लम्हे उसके जिस्म के ऊपर इस आदमी का जिस्म आ गिरा और उसके साथ ही इस आदमी ने अपने जिस्म के दबाव से उसे पानी के अंदर रखने की कोशिश की। जूलिया का सांस रुकने लगा कि एक लम्हे के लिए उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म पर पड़ने वाला दबाव खासा कम हो गया है। दबाव कम होने की वजह से उसके सहन ने काम किया और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से घुटने मोड़कर अपने जिस्म पर मौजूद आदमी को जोरदार सरब लगाई और वो आदमी कलाबाजी खाता हुआ उसके सर के ऊपर से होता हुआ एक धमाके से पानी में गिरा। इसके साथ ही जूलिया अपनी पूरी कुव्वत लगाकर तड़प कर सीधी हुई और उसके साथ ही उसने पानी में गिरे हुए इस आदमी पर छलांग लगा दी। लेकिन वो समझती थी कि ये आदमी उससे ज़्यादा ताकतवर है और उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो माहिर लड़ाका भी है, इसलिए अगर जूलिया उसके अंदाज में उसके जिस्म पर जाकर गिरी तो यकीनन वो वही दाव उस पर भी लगाएगा और उसके मुड़े हुए घुटनों के ज़रब बेहरहाल जूलिया की निस्बत ज़्यादा ताकत से उसे दूर उछाल देगी। इसलिए उसने नया दाव इस्तेमाल किया और उसका जिस्म आगे की तरफ किया और दूसरे लम्हे उसने मुड़े हुए घुटनों की मदद से इस आदमी के चेहरे को पूरी कुव्वत से रगड़ दिया। जाहिर है उसके घुटनों ने जब उसके चेहरे को रगड़ा था तो उसका सारा जिस्म इस आदमी के सर से आगे जा गिरा था। जैसे ही उसका जिस्म आगे पानी में गिरा, जूलिया ने कोहनियां मोड़कर अपने चेहरे को पानी में डूबने से बचाया और उसके साथ ही उसकी दोनों टांगें तेज रफ्तारी से घूमी और उसने पहले से सोचे हुए मंसूबे के तहत इस आदमी की गर्दन में कैंची डाली और उसके साथ ही उसने अपने जिस्म को कीचड़ और पानी में तेजी से पलटना शुरू कर दिया। वो इस आदमी का जिस्म खासा भारी था, लेकिन जूलिया इस वक्त अपनी पूरी कुव्वत से काम कर रही थी और मुसलसल पलटियां दिखाती चली गई। उसे मालूम था कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी सुस्त हुई तो यह आदमी उसकी पिंडलियों पर सरब लगाकर उन्हें तोड़ भी सकता है, इसलिए वो इस वक्त वाकई ही बरकरफ्तार बनी हुई थी। और चंद लम्हों बाद जब उसे एहसास हुआ कि इस आदमी का जिस्म 2-3 पलटियों के दौरान बिल्कुल ढीला पड़ चुका है तो उसने तेजी से अपने पैर खोले और उन्हें समेट कर वो उठ खड़ी हुई।
वो आदमी औंधे मुंह उसी तरह बेहिस्सो हिरकत पड़ा हुआ था। जूलिया का अपना जिस्म कीचड़ से तरबतर हो रहा था और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ी और उसने उसे सीधा किया और उसके सीने पर हाथ रख दिया। वो बेहोश था, लेकिन उसका सांस बता रहा था कि ये आदमी घोड़े की तरह ताकतवर है, इसलिए जल्द ही उसे होश आ जाएगा। उसी लम्हे उसे कुछ फासले से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी और जूलिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो तनवीर उठकर लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम रखा था। तनवीर, होश में आओ, हम इंतहाई खतरनाक हालात में घिरे हुए हैं, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। जूलिया का ये फिक्रा सुनते ही तनवीर एक झटके से सीधा हो गया और फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा, जैसे उसका चकराता हुआ सर जूलिया के एक ही फिक्रे से यकलख दुरुस्त हो गया हो। ये बेहोश है, इसके हाथ पैर बांध दो, रस्सी का गुच्छा कार में है, आओ मेरे साथ। मैं कार में दूसरी तरफ जाकर इमरान और दूसरे साथियों को चेक करती हूँ। जूलिया ने आगे बढ़कर तनवीर का बाजू पकड़ा और उसे दौड़ाती हुई कार की तरफ बढ़ने लगी। वो दोनों कीचड़ और पानी में बुरी तरह लथपथ थे। बारिश अब बंद हो चुकी थी, इसलिए उनके मुंह, चेहरे और जिस्म पर मौजूद कीचड़ उसी तरह मौजूद था। उसे ख़त्म ना करते, ख्वामखा का झगड़ा बढ़ाने का फ़ायदा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मैं साथियों को देख लूँ, फिर सोचेंगे, जूलिया ने कहा। और कार का दरवाज़ा खोलकर उसने फ्रंट साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से नायलॉन की बारीक रस्सी का गुच्छा निकालकर तनवीर को दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से दौड़ती हुई कार के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर वो उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी और इसने कार स्टार्ट करनी शुरू कर दी। चंद लम्हों की कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन झुरझुरी लेकर पैदा हो ही गया और जूली ने कार बैक करके मोड़ी और फिर उसे टीले की साइड से घुमाकर दौड़ाती हुई उसके उकवी तरफ ले आई। यहाँ 2 कारें मौजूद थी और उसी लम्हे उसकी नज़रें एक साए पर पड़ी, जो एक साए को कंधे पर लादे दूसरे के बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ पानी से ऊपर ले जाने की शदीद कोशिश में मसरूफ था। जूलिया से देखते ही पहचान गई, वो सफ्तर था। उसके कंधे पर इमरान लदा हुआ था, जबकि वो कैप्टन शकील को बाजू पकड़े उसे ऊपर घसीट कर ले जाने की कोशिश में मसरूफ था। सफ्तर, जूलिया ने कार रोककर नीचे उतरते हुए चीख कर कहा, ओ मिस जूलिया, जल्दी आएं, इन दोनों की हालत ख़राब है। सफ्तर ने कहा। जूलिया पानी में दौड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ती चली गई। ओहो, तुम भी जख्मी हो सफ्तर, क्या हुआ है यहाँ? जूलिया ने करीब जाकर सफ्तर के कंधे के करीब खून के बड़े से स्याही माइल धब्बे को बिजली की चमक की वजह से देखते हुए कहा। इमरान साहब की गर्दन में खंजर और पहलू में गोली लगी है, जबकि कैप्टन शकील के सीने में गोली लगी है। मुझे गोली कंधे के करीब लगी है। इन दोनों की हालत ठीक नहीं है, तुम कैप्टन शकील को घसीट कर ऊपर ले आओ, सफ्तर ने रुक कर और कतरे टूटते हुए लहजे में कहा। और जूलिया ने वाज़ेह तौर पर देख लिया कि सफ्तर की अपनी हालत भी इन दोनों से बेहतर ना थी। इसका जिस्म लड़खड़ा रहा था, लेकिन ना जाने किस जज्बे ने उसे संभाल रखा था। 1 मिनट, मैं तनवीर को बुलाती हूँ, जूलिया ने कहा और फिर उसने पूरी कुव्वत से चीख कर तनवीर की आवाज़ें देना शुरू कर दी। आ रहा हूँ, दूर से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ी जीप तेजी से टीले की साइड से मुड़कर इधर आई और तनवीर नीचे उतर आया और मुजरिमों की जीप ही ले आया था। ये तीनों शदीद जख्मी हैं, उन्हें फौरी मेडिकल एड चाहिए। तुम कैप्टन शकील को संभालो, मैं सफ्तर के साथ मिलकर इमरान को संभालती हूँ। मेडिकल बॉक्स तो मेरी कार में है, लेकिन बारिश फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। हमारा किसी महफूज जगह पर पहुँचना ज़रूरी है। जूलिया ने तनवीर की दौड़ कर ऊपर आने तक सारी सूरत हाल उसे बता दी और फिर सुरंग में जाना होगा, वो महफूज जगह है। तनवीर ने कैप्टन शकील को घसीटकर कांधे पर लाते हुए कहा, सुरंग वो कहाँ है? जूलिया ने चौंक कर कहा, यहीं करीब है, आओ, सफ्तर ने कहा और फिर जूलिया ने आगे बढ़कर इमरान के जिस्म को सहारा दिया। वो सब कीचड़ में एहतियात से पैर जमाते आगे बढ़ रहे। थोड़ी देर बाद वो सुरंग में पहुंच चुके थे। मेरी कार में मेडिकल बॉक्स है, मैं ले आती हूँ। अरे हाँ तनवीर, वो आदमी कहाँ है? उसे छोड़ तो नहीं दिया? जूलिया ने दहाने की तरफ मुड़ते हुए तनवीर से पूछा। नहीं, उसे बांधकर जीप में रख कर ले आया हूँ, तनवीर ने कहा और फिर वो दोनों आगे बढ़कर दहाने से बाहर निकल आए, जबकि सफ्तर, इमरान और कैप्टन शकील के साथ वहीं अंधेरे में लेट गया। उसे पानी में गिरने के चंद लम्हे बाद ही होश आ गया था और शायद उसी लम्हे उसने इमरान को नीचे गिरते और गोली खाकर साकित होते देखा था, इसलिए वो कांधे में शदीद दर्द होने के बावजूद दौड़ता हुआ इमरान के पास पहुंचा। इमरान के गले में खंजर मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि खंजर शहरग में ना लगा था, बल्कि साइड पर लगा था। सफ्तर ने खंजर खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पानी में पड़े होने की वजह से जख्म से खून ना निकल रहा था, लेकिन इमरान की हालत दुरुस्त ना थी, इसलिए उसने इमरान को उठाकर कंधे पर लादा और फिर किसी ना किसी तरह कीचड़ में चलता हुआ वो इस जगह पहुंच गया जहां कैप्टन शकील अब भी कीचड़ और पानी में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। सफ्तर ने झुककर उसे सीधा किया। उसके सीने पर गोली लगी हुई थी, लेकिन यहाँ भी पानी और कीचड़ की वजह से खून ना निकला था और कैप्टन शकील बहरहाल जिंदा था। अब सफ्तर के लिए मसला उसे ऊपर ले जाना था। उसी लम्हे जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और नतीजा ये
कि अब वो सुरंग के दहाने से ज़रा अंदर मौजूद थे। वो सफदर की अपनी हालत दुरुस्त ना थी, लेकिन उसके दिल से अपनी बजाय इमरान की ज़िंदगी के लिए दुआएं निकल रही थी। वो मुँह ही मुँह में इंतहाई गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से इमरान और कैप्टन शकील की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था, और ये सब कुछ लाशऊरी तौर पर हो रहा था। इसके ज़हनो कलब पर एक अजीब सी कैफियत आ रही थी, और वो इसी कैफियत के ज़ेरे असल मुसलसल दुआएं मांगे चला जा रहा था। ये कैफियत इस वक्त टूटी जब टार्च की रोशनी का तेज़ दायरा दहाने के अंदर पड़ा और सफदर एक झटके से उठ बैठा, क्योंकि टॉर्च की तेज़ रोशनी की वजह से उसके उकम में कुछ नज़र ना आ रहा था। कौन है? सफदर ने खुर्राते हुए कहा। मैं जूलिया हूँ। क्यों? जूलिया ने करीब आते हुए कहा। मैंने सोचा ना जाने कौन है, क्योंकि कोई और दुश्मन भी तो आ सकता है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया ने सर हिलाते हुए टॉर्च सफदर की तरफ बढ़ा दी, और फिर उसने मेडिकल बॉक्स खोला और इसमें से इंजेक्शन निकाल कर उसने पहले इमरान को, फिर कैप्टन शकील और आखिर में सफदर को भी इंजेक्शन लगा दिया। ये फौरी तवानाई बहाल करने के इंजेक्शन थे। इंजेक्शन लगते ही सफदर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर छाई हुई धुंध यकलक साफ हो गई हो और जिस्म में भी तवानाई की लहर सी दौड़ गई हो। फिर इसके मशवरे पर जूलिया ने इमरान और कैप्टन शकील को 2 मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए। उसी लम्हे तनवीर बंधे हुए आदमी को उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने इंतहाई बेतरतीब से उसे एक तरफ पटक दिया। होश में आ गया था, मैंने दोबारा बेहोश कर दिया, तनवीर ने कहा और वापस मुड़ गया। अब कहाँ जा रहे हो? जूलिया ने चौंक कर पूछा। इमरान की कार में 2 और बेहोश पड़े हैं, कहीं वो होश आकर भाग ना जाएं, इसलिए उन्हें भी यहाँ ही ले आता हूँ, तनवीर ने कहा और जूलिया ने सर हिला दिया। बॉक्स में मौजूद स्टिल्ड वाटर की बोतलों की मदद से उसने इमरान, कैप्टन शकील और सफदर तीनों के जख्म साफ किए। कैप्टन शकील के जिस्म में गोली मौजूद है, उसके जख्म के किनारे नीले हो चुके हैं। जूलिया ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। वो उसे फौरी तौर पर निकालना होगा। ये टॉर्च पकड़ो और नश्तर मुझे दो, सफदर ने कहा और जूलिया ने बॉक्स से तेज नश्तर निकालकर सफदर के हाथ में दिया। उसके हाथ से टॉर्च ले ली। सफदर ने उंगलियों की मदद से जख्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाकर अंदाजा किया कि गोली का रुख किस तरफ है और कितनी गहराई में है। फिर उसने जूलिया को ताकत का एक और इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। जब जूलिया ने इंजेक्शन लगा दिया तो सफदर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कैप्टन शकील के इस नाजुक तरीन ऑपरेशन में मसरूफ हो गया। जूलिया साथ साथ खून साफ करती जा रही थी। तकरीबन 6-7 मिनट तक मुसलसल और पूरी तवज्जो से ऑपरेशन के बाद आखिरकार सफदर गोली बाहर निकाल लेने में कामयाब हो ही गया। इसने कैप्टन शकील की नब्ज चेक की और फिर जल्दी से बॉक्स में से 2 मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन निकाल कर उसने दोनों इंजेक्शन एक के बाद तीसरे रग में लगा दिए। 2 इंजेक्शन लगाने के बाद जब उसने नब्ज चेक की तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग आई। कैप्टन शकील की हालत शदीद खतरे से निकली जा रही थी। इस दौरान जूलिया उसके जख्म की बैंडेज कर चुकी थी। सफदर ने कुछ लम्हे बाद एक और इंजेक्शन लगाया और फिर नब्ज चेक करने में मसरूफ हो गया। खुदाया तेरा शुक्र है, तूने उसे दोबारा जिंदगी अनायत कर दी है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया का चेहरा भी चमक उठा। अब वो इमरान की गर्दन और उसके पहलू के जख्मों की बैंडेज में मसरूफ थी। इमरान के पहलू में सिर्फ जख्म था, गोली साइड से निकल गई थी, लेकिन पानी की वजह से खून न बह सका था, इसलिए इमरान की हालत ज़्यादा तशवीशनाक थी। सबसे आखिर में इसने सफदर के जख्म की बैंडेज की। इस दौरान तनवीर 2 और आदमियों को जो इमरान की कार में मौजूद थे उठाकर अंदर ला चुका था। अब क्या पोजीशन है इमरान और कैप्टन शकील की? तनवीर ने सफदर के करीब बैठते हुए पूछा। दोनों खतरे से बाहर हैं। इमरान को तो अभी होश आ जाएगा, जबकि कैप्टन शकील को अस्पताल दाखिल कराना होगा, सफदर ने कहा। और तनवीर, तुम्हारे सर पर भी जख्म आए हैं, आओ मैं बैंडेज कर दूं। जूलिया ने तनवीर के बैठने की वजह से इसकी पेशानी से ज़रा ऊपर खून का बड़ा सा धब्बा देखते हुए कहा। हालांकि इसके सर पर पहले से पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन पेशानी पर जख्म नुमाया नजर आ रहा था। उसने अचानक भारी रिवॉल्वर मारा था। तनवीर ने बंधे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा ये सुनकर ही चमक उठा था कि जख्म की बैंडेज जूलिया खुद अपने हाथों से करेगी। और सफदर उसके चेहरे और आंखों में उभर आने वाली चमक देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और जूलिया ने उसका जख्म साफ करके बाकायदा बैंडेज करनी शुरू कर दी। अरे हाँ मिस जूलिया, आप दोनों तो हमारे हुक्म में आ रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? मुझे तो पूछने का ख्याल ही नहीं रहा, सफदर ने अचानक एक ख्याल के तहत चौंक कर पूछा। जूलिया ने आज कमाल कर दिया है, इस आदमी ने ऐसी खौफनाक लड़ाई लड़ी है कि बस क्या बताऊं। तनवीर ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम इस वक्त सर पर चोट खाकर बेहोश थे, जूलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा और सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा, जबकि तनवीर भी शर्मिंदा सी हंसी कर रह गया। ये बेहोश भी हो तब भी तुम्हारी तरफ से तो गाफिल नहीं रह सकता, सफदर ने हंसते हुए कहा। और इस बार जूलिया भी हंस पड़ी। फिर उसने हेडलाइट्स बंद करने से लेकर सफदर तक पहुंचने के तमाम हालात पूरी तफसील से बता दिए। फिर तो वाकई ही तनवीर सच कह रहा है, अगर तुम हिम्मत ना करती तो हम सबका खात्मा यकीनी था।
लेकिन ये दोनों थे कौन और यहाँ क्या कर रहे थे? सफदर ने कहा। ऑटरम जीप से तो यही मालूम होता है कि इन दोनों में से एक वो क्रैगर और दूसरा उसका साथी था। अब पता नहीं ये बंधा हुआ आदमी क्रैगर है या वो दूसरा, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि सफदर कोई जवाब देता, इमरान के मुंह से हल्की सी करहा निकली और जूलिया तेजी से इमरान की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से उसकी कलाई थाम ली। इमरान होश में आओ, जूलिया ने बेइख्तियार होकर कहा। और इमरान की आंखें एक झटके से खुली। पहले तो चंद लम्हे वो हैरत से इधर उधर देखता रहा, फिर वो उठकर बैठ गया। उधर पुष्ट लगा लो, इधर तुम्हारा पहलू और गर्दन शदीद जख्मी है, जूलिया ने जल्दी से इमरान को संभालते हुए कहा। फिर उसने सहारा देकर बाकायदा उसे सुरंग की दीवार के साथ पुष्ट लगाकर बैठने में मदद दी। जब पहलू खाली हो तो जाहिर है उसने जख्मी तो होना ही है, लेकिन तनवीर के सर पर कई बैंडेज नजर आ रही हैं और ये तो पूरा अस्पताल बना हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और जूलिया ने इमरान के पहलू वाला सीमानी फिक्रा सुनकर बेइख्तियार शर्माते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शुक्र करो अस्पताल है, अगर जूलिया हिम्मत ना करती तो यह अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका होता। तनवीर ने इमरान के जुबानी फिक्रे और जूलिया के शर्माने पर झुलाए हुए लहजे में कहा। यार क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, दिमागी चोट गहरी तो नहीं लग गई? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कौन सी बहकी हुई बात की है, तुम तो गोली खाकर औंधे हो गए थे, तुम्हें तो पता ही नहीं कि बाद में क्या होता रहा, तनवीर ने और ज्यादा झुलाए हुए लहजे में कहा। तुम कह रहे हो कि जूलिया हिम्मत ना करती तो यह अस्पताल कब्रिस्तान बन चुका होता, जबकि मैं कहता हूँ जिस रोज जूलिया ने वाकई हिम्मत कर डाली, कब्रिस्तान में बाहर आ जाएगी, हर तरफ रंग ही रंग फैल जाएंगे। क्यों सफदर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ज्यादा मत बोलो, समझे तुम्हें खासी चोटें आई हैं, जूलिया ने बड़े प्यार भरे लहजे में इमरान को डांटते हुए कहा। चोटों की बात छोड़ो, चोटें तो ना जाने कब से खा रहे हैं, अलबत्ता बोलने पर पाबंदी का क्या मतलब है? क्या बेहोशी में निकाह भी हो गया है? इमरान ने चौंक कर कहा। तुम्हारा निकाह? नहीं, मौत ही आएगी बेहोशी के दौरान। तुम बास नहीं आओगे बोलने से, जूलिया ने इस बार गुस्सेले लहजे में कहा। आ जाऊंगा, लेकिन इमरान मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले उसका फिक्रा खत्म होता साथ ही अंधेरे में पड़े बंदे आदमी के हलक से करहा निकली और इमरान चौंक कर उधर दिखने लगा। टॉर्च एक तरफ इस अंदाज में रखी गई थी कि उसकी रोशनी सिर्फ इमरान, सफदर, तनवीर और जूलिया ही रोशन थे, बाकी सारा माहौल तारीक था। ओह, उससे बेहोश हो गया, तनवीर ने चौंकते हुए कहा। कौन है ये? इमरान ने चौंक कर पूछा और सफदर ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारे हालात तेजी से बताने शुरू कर दिए। और वाकई ही जूलिया ने बेपनाह हिम्मत की थी, वरना इस बार तो हम सब हट हो ही गए थे। इस पर टॉर्च की रोशनी डालो, मैं देखूं ये कौन है, इमरान ने कहा। और जूलिया ने जल्दी से करीब पड़ी टॉर्च उठाई और इस बंधे हुए आदमी पर टॉर्च की रोशनी डाली। वो आदमी होश में आ गया था और अब उठने की कोशिश में मसरूफ था। वो वेरी गुड, ये तो ब्रूस उर्फ क्रैगर साहब जिंदा बच गए हैं, गुड शो। वो सर हेनरी फ्रेड और चीफ इंजीनियर रॉबर्ट कहाँ है? इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वो भी मौजूद है, तनवीर ने कहा। ठीक है, हॉलो वॉल मिशन के ये तीनों बड़े मुजरिम यहाँ पहुंच भी गए और जिंदा भी हैं, गुड शो। इन तीनों को उठाकर सुरंग के अंदर ले जाओ, उनके इस खौफनाक जुर्म के पास जिसकी मदद से उन्होंने करोड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी अफराद की हलाकत का मंसूबा बनाया था और पाकिस्तान को भी मुकम्मल तबाह करना चाहते थे, ले चलो उन्हें उठाकर वहाँ। इमरान का लहजा बात करते करते इंतहाई सख्त हो गया और तनवीर तेजी से उठकर क्रैगर की तरफ बढ़ा और उसने उसे घसीटकर कांधे पर डाला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया टॉर्च लेकर उसके साथ साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद दूर से एक धमाके और क्रैगर की चीखने की आवाज सुनाई दी और इमरान के होंठ भींच गए। चंद लम्हों बाद वो दोनों वापस आ गए। उस पर तनवीर ने रॉबर्ट को उठाया और उसे वहां छोड़कर वापस आए और सर हेनरी फ्रेड को उठाकर अंदर ले गए। कैप्टन शकील को यहीं रहने दो, उसको ज्यादा हरकत देना ठीक ना होगा, हम दोनों अंदर चलते हैं, इमरान ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। और सफदर ने जल्दी से उठकर इमरान को सहारा दिया। उसी लम्हे जूलिया और तनवीर भी वापस आ गए और फिर इन दोनों के सहारे से वो भी अंदर पहुंच गए। वो तीनों इस जगह खड़े हुए थे जहां वो कंट्रोलिंग पैनल बॉक्स मौजूद था। क्रैगर उठकर अब दीवार के साथ पुष्ट लगाए बैठा था और उसके बाजू हरकत कर रहे थे। ये रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था, इमरान ने कहा। और तनवीर ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, रुक जाओ, उसे कोशिश कर लेने दो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और तनवीर रुक गया। चंद लम्हों की कोशिश के बाद आखिरकार क्रैगर के चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया हो गए थे। टॉर्च इस तरह रख दो कि ये सारा माहौल रोशन रहे, इमरान ने कहा। और जूलिया ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च एक खास जाविये पर रख दी। तुम कौन हो? क्रैगर ने पहली बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम अली इमरान है मिस्टर क्रैगर, चीफ ऑफ क्रैगर सेक्शन। और ये तनवीर है, ये मिस जूलिया और ये हैं सफदर, सईद, ये सब मेरे साथी हैं, इमरान ने बड़े सख्त लहजे में अपना और अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा।
इन मोहतरमा ने जिस अंदाज में मुझे बेहोश किया है और अब तुम्हारा हवाला सामने आ जाने के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिश या सीक्रेट सर्विस से है, लेकिन तुम लोग किसी शदीद गलत फहमी में मुब्तला हो। मेरा नाम क्रैगर नहीं ब्रूस है और मैं सर हेनरी फ्रेड का मुलाजिम हूँ। हमारे कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं और ग्रेटलैंड का सफारत खाना हमारा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्रैगर का लहजा सख्त हो गया। सर हेनरी फ्रेड भी यहाँ मौजूद है और तुम्हारे ब्लू लाइन सेक्शन का चीफ इंजीनियर रॉबर्ट भी। तनवीर, पहले इस चीफ इंजीनियर रॉबर्ट को होश में ले आओ। अब पहले वो बताएगा कि इसने ये हॉलो वाल किस तरह तैयार की। इमरान ने सख्त लहजे में कहा और तनवीर तेजी से रॉबर्ट की तरफ बढ़ गया। उसका मुंह और नाक बंद करने के लिए उस पर झुका ही था कि इमरान बोल पड़ा। उसने उसे बताया कि ये दावरी गैस की वजह से बेहोश है, इसलिए आम तरीके से होश में ना आएगा। खंजर की मदद से जख्म लगाकर उसका खून निकालना पड़ेगा। खंजर तो नहीं है, मैं उसकी नाक से खून निकाल देता हूँ, तनवीर ने कहा और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से बेहोश पड़े रॉबर्ट के चेहरे पर अपना बूट मारा और वाकई ही एक सरब से रॉबर्ट की नाक और मुंह से खून बह निकला। चंद लम्हे बाद रॉबर्ट चीखता हुआ होश में आ गया। उसे उठाकर सामने ले आओ, इमरान ने कहा और तनवीर ने रॉबर्ट की गर्दन में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसने उसे एक झटके से उठाकर इमरान के सामने पत्थरों पर फेंक दिया। रॉबर्ट के हलक से एक जोरदार वार चीख निकली और पूरी तरह फड़कने लगा। उठकर बैठ जाओ, चीफ इंजीनियर ऑफ ब्लू लाइन सेक्शन मिस्टर रॉबर्ट, और मुझे बताओ कि तुमने ये हालो मिशन किस तरह मुकम्मल किया। इमरान ने करख्त लहजे में कहा। मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? रॉबर्ट ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। वो पहलू पर हाथ रखे उठकर न सिर्फ बैठ गया था बल्कि हैरत से इधर उधर देख रहा था। तुम उसी जगह हो जहां तुमने हॉलो वाल मिशन मुकम्मल कर लिया था। ये हॉलो वाल तुम्हारे सामने मौजूद है, इमरान ने जहरखुंद लहजे में कहा। ओ, मगर यहाँ सुरंग में वो मिशन तो मुकम्मल हो गया था। रॉबर्ट ने मुड़कर अपने उकम में जैसे ही हॉलो वाल को देखा, उसके हलक से बेइख्तियार चीखनुमा लहजे में अल्फाज निकले। तुम लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि करोड़ों अफराद की मौत जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। नहीं, तुम जैसे इंसानियत के दुश्मन की झोली सिवाय जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक मौत के और कुछ नहीं। बहरहाल मुझे तफसील बताओ कि तुमने ये हॉलो वाल किस तरह तैयार की। मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, तरजीसम का फार्मूला, समझ गए हो? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने कोई वाल तैयार की है। इस पर रॉबर्ट ने होंठ चबाते हुए सपाट जवाब दिया। तनवीर ये क्या कह रहा है? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। अभी सब कुछ बता देगा, तनवीर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और इस तरह रॉबर्ट की तरफ बढ़ने लगा जैसे कसाई सिबा होने वाली बकरी की तरफ बढ़ता है। रुक जाओ, मत मारो उसको, उसे वाकई ही मालूम नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। यखलख्त क्रैगर चीख पड़ा। जो कुछ भी है अभी सामने आ जाएगा, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। इधर तनवीर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर रॉबर्ट ने तेजी से उठने की कोशिश की ही थी कि तनवीर इस पर झपट पड़ा और दूसरे लम्हे रॉबर्ट चीखता हुआ दोबारा एक धमाके से पत्थरों पर गिरा। तनवीर ने उसे उठाकर पत्थरों पर पटक दिया और उसके साथ ही तनवीर की लात पूरी कुव्वत से इस की पसलियों पर पड़ी और रॉबर्ट के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली। वो लात खाकर पत्थरों पर ही उस बुरी तरह तड़पने लगा जैसे पानी से निकली हुई मछली तड़पती है। तनवीर ने झुककर एक नोकदार पत्थर उठाया और उसके साथ ही उसने एक लात रॉबर्ट के जिस्म पर रखी और दूसरे हाथ में उसने एक झुककर रॉबर्ट के कंधे पर पूरी कुव्वत से नोकदार पत्थर मार दिया। पत्थर की तेज नोक किसी खंजर की तरह रॉबर्ट के कंधे को चीरती हुई अंदर गोश्त में घुस गया। उसकी आंख में मारू पत्थर, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और तनवीर का हाथ बिजली की तेजी से घुमा और पत्थर की खून आलूद नोक रॉबर्ट की दाएं आंख में खासी गहराई तक घुसती चली गई। रॉबर्ट के हलक से ऐसी चीख निकलने लगी जैसे उसने किसी कुन आले से ज़िबा किया जा रहा हो। उसके साथ ही वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। तनवीर ने उसके बेहोश होते ही लात हटाकर एक बार फिर उसकी पसलियों में मारी और रॉबर्ट चीखता हुआ होश में आकर एक बार फिर बुरी तरह फड़कने लगा। उसकी दूसरी आंख में भी बाहरों पत्थर। इमरान का लहजा उसी तरह सख्त था और तनवीर का पत्थर वाला हाथ तेजी से ऊपर उठा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, तुम इंतहाई जालिम और सफाक आदमी हो, बेरहम हो, रॉबर्ट ने चीखते हुए कहा और इमरान ने हाथ के इशारे से तनवीर को रोक दिया। अभी तो तुम्हारी एक आंख साया हुई है रॉबर्ट, और तुम हमें जालिम, सफाक और बेरहम कह रहे हो, जबकि तुमने अपने इस मिशन से पूरा मुल्क तबाह करने और करोड़ों बेगुनाह और मासूम इंसानों को हलाक करने का प्रोग्राम बनाया था। इमरान ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। वो तो हुकूमत ग्रेटलैंड का मिशन था, मैं तो मुलाजिम हूँ, रॉबर्ट ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। बहरहाल फार्मूला बताओ और सुनो, गलत बात मत करना, मैं इस फार्मूले के अज्जाए तरकीबी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो बता दूँ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और साथ ही उसने वाकई मुख्तलिफ केमिकल्स के नाम बताने शुरू कर दिए। ओह, वाकई तुम सब कुछ जानते हो, रॉबर्ट की इकलौती आंख तेज़ी से फैलती चली गई। तुमने सिर्फ तनासुब बताना है जिस तनासुब से तुमने ये हॉलो वाल तैयार की है, इमरान ने कहा और इस बार रॉबर्ट ने वाकई उसे फार्मूला और उसका
तनासुब बताया। ओके, तुमने दुरुस्त बताया है, इसलिए अब तुम्हारी मौत आसान कर दी जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैं मुलाजिम हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रॉबर्ट ने खौफ से कपकपाते हुए कहा, सफदर, सर हेनरी फ्रेड को होश में ले आओ ताकि ये बैनुल-अक़वामी माहिर भी इस खौफनाक मंसूबे में काम करने वाले अपने साथी का हशर अपनी आंखों से देख ले। और सुनो, ये सिर्फ ज़रब लगने से बेहोश है, गैस से नहीं, इसलिए आम तरीके से होश में आ जाएगा। इमरान ने कहा और सफदर तेजी से करीब बेहोश पड़े सर हेनरी फ्रेड की तरफ बढ़ गया। उसने उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से दबाया और चंद लम्हों बाद सर हेनरी फ्रेड के जिस्म में हरकत पैदा हो गई। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? सर हेनरी फ्रेड ने यकलख्त चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गए। तुम इस वक्त इस हॉलोवाल मिशन स्पॉट पे हो जिसके जरिए तुमने पाकिशिया को तबाह करने का मंसूबा बनाया था, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओहो, ये हॉलोवाल, यहाँ सुरंग है, मगर वो मिशन तो मुकम्मल हो गया था। ये तो सर हेनरी फ्रेड के मुंह से बेइख्तियार निकला। तनवीर, इस चीफ इंजीनियर रॉबर्ट को आसान मौत मार दो क्योंकि इसने फार्मूला और उसका तनासुब दुरुस्त बताया है, लेकिन बहरहाल ये पाकिशिया का कौमी मुजरिम है। गो ऑन, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तनवीर बिजली की सी तेजी से रॉबर्ट पर झपटा। रॉबर्ट के हलक से दहशत भरी चीख निकली, लेकिन वो तनवीर के हाथों में जकड़ा हुआ हवा में बुलंद हुआ और दूसरे लम्हे तनवीर ने उसे बेदर्दी से पत्थरों पर पटक दिया जैसे वो इंसान की बजाय कोई जहरीला नाग हो। रॉबर्ट के हलक से इस कदर तेज चीख निकली, पूरी सुरंग गूंज उठी। तनवीर ने उसे दोबारा उठाया और एक बार फिर पटक दिया। इस बार रॉबर्ट के हलक से कराहने और गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली। उसके जिस्म से जगह जगह से खून निकलने लगा। तनवीर पर तो जैसे दौरा सा पड़ गया था और इस कदर तेज रफ्तारी से उसे झपट कर उठाता और फिर उस कदर बेदर्दी से उसे दोबारा पत्थरों पर पटक देता कि जैसे इंसान की बजाय कोई मशीन ये काम कर रही हो। और चंद लम्हों बाद ही रॉबर्ट के जिस्म की एक एक हड्डी टूट गई। उसका सर के टुकड़ों में बट गया और तनवीर ने उसकी टूटी हुई लाश को उठाकर इंतहाई हकारत भरे अंदाज में एक तरफ उछाल दिया। जूलिया बेइख्तियार मुंह फेरे बैठी हुई थी। ये तो बेहोश हो गया है, सफदर ने सर हेनरी फ्रेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। थप्पड़ मार मार कर उसे दोबारा होश में लाओ। इमरान वाकई ही इंतहाई सर्द महर सफाक बना हुआ था और फिर सफदर का बाजू घुमा और थप्पड़ की भरपूर आवाज़ से सुरंग गूंज उठी। उसके साथ ही सर हेनरी फ्रेड के हलक से निकलने वाली चीख से सुरंग गूंज उठी। अब अगर बेहोश हुए तो जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ूंगा, समझे? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में सर हेनरी फ्रेड से मुखातिब होकर कहा और सर हेनरी फ्रेड का पूरा जिस्म इस तरह कांपने लग गया जैसे उसे लरसे का तेज बुखार चढ़ गया हो। अब उस क्रैगर साहब को सामने ले आओ, इमरान ने कहा और तनवीर तेजी से क्रैगर की तरफ बढ़ गया जो बंधा हुआ बैठा था। तुम मुसलमान हो तो तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मुझे बांध कर मत मारो, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे खोल दो और फिर सब इकट्ठे मुझसे लड़ लो। फिर अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे कोई शिकायत ना होगी, क्रैगर ने चीखते हुए कहा। हम मुसलमान हैं इसलिए बेफिक्र रहो, तुम्हें ज़रूर लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तनवीर ने क्रैगर को भी गर्दन से पकड़कर सामने पत्थरों की तरफ उछाल दिया और बांधा हुआ क्रैगर किसी गठरी की तरह धमाके से पत्थरों पर गिरा और उसके हलक से चीख निकल गई। सुनो क्रैगर, मेरा वादा कि तुम्हें खोल दूंगा। हम सब शदीद जख्मी हैं, इसलिए तुम जैसे तरबियत याफ्ता एजेंट को खोलने का मतलब हम सबको मौत भी हो सकती है और तुम्हारी आज़ादी भी, लेकिन मैं ये रिस्क ले लूँगा अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि हुकूमत ग्रेटलैंड ने पाकिशिया के खिलाफ ये खौफनाक और तबाहकुन मंसूबा क्यों बनाया था। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम वादा करते हो मुसलमान वाला वादा कि मुझे खोल कर लड़ने का मौका दोगे, क्रैगर ने करहाते हुए कहा। एक बार कह दिया है कि तुम्हें लड़ने का मौका ज़रूर दिया जाएगा, बस इतना कह देना काफ़ी है। लेकिन ये सुन लो, अगर तुमने गलत बयानी की तो इस हालत में तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे छोड़ दो, मैं बता देता हूँ, मुझे छोड़ दो। यख सर हेनरी फ्रेड चीख पड़े। तुम खामोश रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और सर हेनरी फ्रेड सहम कर खामोश हो गया। तुम्हारे हमसाया मुल्क काफिरिस्तान के एक हिस्से काशीर में इस मुल्क से आज़ाद होने और पाकिशिया से मिलने के लिए तहरीक आज़ादी जारी है और काफिरिस्तान के साथ साथ ग्रेटलैंड भी ये नहीं चाहता कि ये तहरीक कामयाब हो सके, जबकि पाकिशिया इस तहरीक की मुकम्मल इमदाद कर रहा है। इसलिए ग्रेटलैंड ने यह मंसूबा बनाया कि पाकिशिया में कोई ऐसा मंसूबा अमल में लाया जाए जिससे पाकिशिया को अपनी पड़ जाए और उसकी तवज्जो काशीर से हट जाए। आजकल पाकिशिया में चूंकि सैलाबों का मौसम है और बैनुल-अक़वामी मौसमी रिपोर्टों के मुताबिक इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होनी हैं, इसलिए सैलाब भी ज़्यादा आने का ख़तरा है। चनाचा पहले तो ये मनसूबाबंदी की गई कि दरियाओं पर मौजूद चंद अहम बंद तोड़ दिए जाए। लॉर्ड इस्टल इस मंसूबे पर काम कर रहा था, लेकिन पाकिशिया सीक्रेट सर्विस ने इब्तदा ही कार्रवाई करके उसका रास्ता रोक दिया। लॉर्ड इस्टल के ग्रुप की एक आदमी फर्नेट ने इसके बाद ये हालोवाल मंसूबा तैयार किया। ये मंसूबा ग्रेटलैंड के आला हुक्काम को बेहद पसंद आया क्योंकि इससे पूरा पाकिशिया भी तबाह हो सकता था।
इस तरह काफरिस्तान आसानी से पाकिशिया पर कब्जा कर लेता और काशीर तो काशीर ये पाकिशिया अपनी आज़ादी भी ख़त्म करा लेता। चुनाचा इस पर माहरीन ने बेहद वर्क किया और फिर उसका अमल में लाने के लिए स्पॉट की तलाश हुई। सर हेनरी फ्रेड के वालिद ने बादशाह के खंडात की खुदाई की थी। इस खुदाई के दौरान उसे इस सुरंग का भी पता चल गया था जो बादशाह से सुराजिया तक जाती थी और इसके ऊपर ही दरिया कॉन्डस बहता था जो पाकिशिया का सबसे बड़ा दरिया है और जिसमें सबसे ज़्यादा सैलाब आता है। सर हेनरी फ्रेड के वालिद ने इस सुरंग को छुपा लिया था ताकि जब वो सुराजिया की खुदाई करे तब उससे जाहिर करे, लेकिन वो मर गया। उसकी डायरी जिसमें इस सुरंग का राज मौजूद था सर हेनरी फ्रेड के हाथ लगी। सर हेनरी फ्रेड यहाँ सुराजिया की खुदाई कर रहा था, इसलिए उसे भी इस मंसूबे में शामिल कर लिया गया और उसके बाद यहाँ ये मंसूबा बरोए कार लाया गया। ब्लू लाइन सेक्शन ऐसे कामों में माहिर है। चनाचा रॉबर्ट की सरकर्दगी में सेक्शन को मां मशीनरी यहाँ भेजी गई और उसकी निगरानी मेरे सेक्शन के जिम्मा लगाई गई। हमने मिशन मुकम्मल कर लिया और हर लिहाज से फुल प्रूफ था। फिर हमने यहाँ से जाकर उसे ऑन भी कर दिया। उसने काम भी किया। कुछ थोड़ी सी दीवार ऊपर को भी उठी, लेकिन फिर ना जाने क्यों रख गई। क्रैकर ने वाकई ही तफसील से सारी बात बता दी। गुड शो, तुमने वाकई ही दुरुस्त बात की है, इसलिए मैं तुम्हें मरने से पहले अपनी हसरत पूरी करने का मौका जरूर मिलेगा। जूलिया का तो क्या तुम इस मुजरिम के खात्मे के लिए तैयार हो? इमरान ने बात करते हुए जूलिया से मुखातिब होकर कहा। इमरान, मैं उससे लड़ूंगा। तनवीर ने जूलिया के बोलने से पहले ही कह दिया। नहीं, तुम जख्मी हो और पहले भी मैंने ही उसे शिकार किया था और अब भी मैं ही उसे शिकार करूंगा। जूलिया ने उठकर खड़े होते हुए कहा। सोच लो, ये माहिर लड़ाका है और मैंने यहाँ कोई मेला नहीं लगा रखा कि बैठा तमाशा देखता रहूं। ये कौमी मुजरिम है, इसलिए उसे हर हाल में मरना है, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ा मुजरिम है इसलिए मौत भी उसके शायानो शान होनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं ट्रांसमीटर पर कॉल करके टाइगर को बुला लूं। इमरान ने कहा। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो इमरान, मेरा नाम जूलिया है। आइंदा मेरे सामने टाइगर वाइगर जैसे नाम मत लेना। रख लो उसे तनवीर, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा और तनवीर खामोशी से आगे बढ़ा और उसने क्रैगर के हाथों की रस्सियां खोल दी और फिर पीछे हट गया, जबकि क्रैगर का चेहरा इंतहाई मुसर्रत से चहक रहा था। वो तेजी से पैरों की रस्सियां खोलने में मसरूफ था। इमरान साहब, इसकी क्या जरूरत थी? सफ्तर ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। बाद में बताऊंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे क्रैगर रस्सियां खोलकर उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले कि वो संभलता जूलिया का जिस्म बिजली की सी तेजी से फिजा में उछला और किसी खुलते हुए स्प्रिंग के अंदाज में क्रैगर की तरफ बढ़ा। क्रैगर के हाथ भी उसी रफ्तार से हरकत में आए, लेकिन जूलिया का जिस्म क्रैगर के जिस्म से जरा फासले पर से गुजरकर सीधा हॉलो वाल की तरफ किया। फिर उससे पहले कि क्रैगर मुड़ता, जूलिया ने पैर हॉलो वाल से टकराए और दूसरे लम्हे मुड़ते हुए क्रैगर का जिस्म फजा में उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से सुरंग की दीवार से एक धमाके से जा टकराया और क्रैगर के हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। जूलिया ने वाकई हैरत अंगेज दाव इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया था। हालांकि इसके पैरों दीवार से टकराए थे, लेकिन वापस आते हुए उसका शरीर जिस्म फिजा में कलाबाजी खा रहा था, इसलिए मुड़ते हुए क्रैगर के जिस्म पर उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से पड़े थे। और चूंकि क्रैगर इस वक्त संभला हुआ भी ना था और मुड़ने की वजह से उसका बैलेंस भी दुरुस्त नहीं था, इसलिए भारी बदन होने के बावजूद वो उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से सुरंग की दीवार से जा टकराया। जूलिया ने सरब लगाकर हवा में कलाबाजी खाई और उसके दोनों पैर एक लम्हे के लिए एक बड़ी से चट्टान पर पड़ते दिखाई दिए। दूसरे लम्हे वो उछलकर पूरी कुव्वत से नीचे गिरकर उड़ते हुए क्रैगर के जिस्म से टकराई और क्रैगर एक चीख मारकर दोबारा सुरंग की दीवार से टकराया। लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया भी उसके घुटने की जोरदार सरब खाकर ऊपर सुरंग की छत की तरफ उठती चली गई और क्रैगर उसे सरब लगाकर तेजी से घूमा और उसने उछलकर एक तरफ हटना चाहा ताकि जूलिया वापस पत्थरों पर पूरी कुव्वत से आ गिरे। लेकिन वापस गिरती हुई जूलिया का जिस्म यकलख्त गिरते हुए नेज़े की तरह सीधा हुआ और उछलकर पलटते हुए क्रैगर के जिस्म से उसकी दोनों पर टकराए और क्रैगर तो उछलकर पहलू के बल हॉलो वाल के करीब पत्थरों पर गिरा, जबकि जूलिया को अपने जिस्म को नीचे मौजूद पत्थरों से बचाने के लिए अपने हाथ उन्हीं पत्थरों पर टेक कर उल्टी कलाबाजी खाने पड़ी और उसके साथ ही वो उछलकर खड़ी हो गई। गुड शौक जूलिया, तनवीर और सफ्तर दोनों के मुंह से भी इख्तियार निकला। इतनी देर जूलिया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और उसकी बात सुनते ही जूलिया पागलों की तरह दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उसने तेजी से उठते हुए क्रैगर की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ी और दूसरे लम्हे क्रैगर के हलक से निकलने वाली खौफनाक चीख से सुरंग गूंज उठी। क्रैगर के संभलने से पहले ही जूलिया उसका सर पूरी कुव्वत से करीब मौजूद हॉलो वाल से टकरा चुकी थी। ये टक्कर इस कदर खौफनाक थी कि क्रैगर का जिस्म यकलख्त ढीला पड़ गया। यही वॉल बनाई थी तुमने पाकिशिया को तबाह करने के लिए, अब देखो ये कितनी मजबूत है, जूलिया ने घुर्राते हुए कहा और उसके बाजू बिजली की तेजी से हरकत में आए और एक बार फिर क्रैगर के हलक से जोरदार चीख निकली। उसका सर दूसरी बार जोरदार धमाके से हॉलो वाल से टकराया।
यही दीवार बनाई थी ना तुमने। जूलिया की चीखती हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी और फिर तो जैसे कोई मशीन हरकत में आ जाती है इस तरह उसके बाजू बिजली की तेज़ी से आगे बढ़े और पीछे हटने लगे और क्रैकर जैसा लहीम शहीम जिस्म रखने वाला आदमी किसी खिलौने की तरह इसके दुबले पतले और नाजुक हाथों में हरकत कर रहा था और इसका सर मुसलसल धमाकों से हॉलो वाल से टकरा रहा था और उसके हलक से निकलने वाली चीखों से सुरंग गूंज रही थी। यही दीवार थी ना, यही दीवार थी ना, यही दीवार थी ना। जूलिया मुसलसल चीख रही थी और फिर क्रैगर की चीखें और कराहें सब टूट गई। उसके सर के ना जाने कितने टुकड़े हो गए, लेकिन जूलिया उसी तरह उसके टूटे हुए सर को बार बार दीवार से टकराए चली जा रही थी। उसके साथ साथ यही दीवार थी ना के अल्फाज भी किसी टेप की तरह उसके मुंह से निकल रहे थे। हालांकि क्रैकर जैसे ने कब का मर चुका था। तनवीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने जूलिया को बाजुओं से थामकर पीछे हटा दिया। जूलिया का चेहरा टॉर्च की रोशनी में टमाटर की तरह सुर्ख था। उसकी आंखों में वाकई ही दहशत नाच रही थी। तुमने कमाल कर दिया जूलिया, मैं सोच भी ना सकता था कि तुम इस तरह इस क्रैकर का खात्मा कर दोगी। तनवीर ने इंतहाई तहसीन अमेज लहजे में कहा। वेरी गुड मिस जूलिया, आपने वाकई ही आज सीक्रेट सर्विस के डिप्टी चीफ होने का हक अदा कर दिया। सफ्तर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं बताऊं तो मैं सफ्तर को क्यों जूलिया को का क्रैकर से लड़ना ज़रूरी था। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि जूलिया लड़ना भूल गई है या नहीं, ताकि अगर भूल गई है तो मैं चीफ और अम्मा बी की मिन्नत कर लूँ, लेकिन ये अभी नहीं भूली और मैंने अपना सर नहीं तुड़वाना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी तुम्हारा सर तोड़ सकती हूँ, समझे नॉनसेंस। जूलिया ने भी इख्तियार बनाए हुए लहजे में कहा। जितनी देर तुमने क्रैकर का सर तोड़ने में लगाई इतनी देर में तो मैंने अपने सर पर हिफाजती खुद ही टोपी पहन ली। बस यही स्कोप रह गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, अब ये हेनरी फ्रेड रह गया है, ये तो फिर बेहोश पड़ा है। सब्त ने फौरन ही मौजू बदलने के लिए कहा, क्योंकि उसने जूलिया के चेहरे का रंग बदलते देख लिया था और उसे मालूम था कि जितना वो गुस्सा करेगी उतना ही इमरान उससे चिढ़ता जाएगा। ये बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर है, इसलिए इस पर बाकायदा मुकदमा चलेगा और ये खुद साजी दुनिया को बताएगा कि ग्रेटलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसा तबाहकुन मनसूबा बनाया था। वरना ग्रेटलैंड ने उल्टा हमारे खिलाफ बैनुल-अक़वामी स्कैंडल बना देना है कि हमने उसके बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर आसार कदीमा को मार डाला। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और इस बार सफ्तर तनवीर के साथ जूलिया ने भी इस बात में सर हिलाया, क्योंकि इमरान की बात में वाकई ही वजन था। आपने रॉबर्ट से फार्मूला तो इस तरह पूछा था कि मैं सोच रहा था कि आप ऐसा ही मनसूबा ग्रेटलैंड के खिलाफ बनाना चाहते हैं। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी मुल्क के बेगुनाह शहरियों को इस तरह के कत्ले आम का तो सोच भी नहीं सकता। सफ्तर, पूछने का मकसद ये था कि इस फार्मूले पर मजीद रिसर्च करके इस दीवार को तोड़ा भी जा सके, और दूसरी बात ये कि यह मनसूबा हुकूमत ग्रेटलैंड का है और क्रैगर या रॉबर्ट के ख़त्म हो जाने से हुकूमत ग्रीनलैंड नहीं ख़त्म हुई और पाकिस्तान में सैलाब हर साल आते हैं, इसलिए वो किसी भी वक्त ऐसा ही मंसूबा दोबारा भी बना सकते हैं। इसलिए इसका तोड़ बहरहाल हमें मालूम होना चाहिए। इमरान ने उठ खड़े होते हुए कहा और एक बार फिर सफ्तर के चेहरे पर इमरान की सहानत के लिए तहसीन आमेज तासुरात नमूदार हुए। यही तुम्हारी अकल तुम्हें अब तक बचाए चली आ रही है, वरना तुम जिस तरह दिल जलाने की बातें करते हो न जाने कब के मेरे हाथों मारे जा चुके होते। जूलिया ने कहा। मारा जा चुका होता का क्या मतलब? यानी अभी तुम्हारे हाथों मरने में कोई कसर बाकी रह गई है? लो भाई तनवीर सुन लो, वो क्या शेर है। एक तो ये कमबख्त शेर भी एन मौका पर सहन से निकल जाता है। वो क्या है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा तो हमारा हाल जानता है, सारे बाग को खबर है, एक फूल को ये हमारे हाल की खबर नहीं है। और हाँ, तनवीर के लिए तो पत्ते की बजाय कांटा कांटा कहना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और जूलिया ने बेख्तियार मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि सफ्तर हंस पड़ा। खुद तुम्हारी जुबान में ना जाने कितने कांटे भरे हुए हैं। वैसे जूलिया दुरुस्त कह रही है, अगर तुम में ये अकल मौजूद ना होती तुम वाकई जिंदा रहने के काबिल ना थे। तनवीर ने भुनाए हुए लहजे में कहा। अगर तुम दोनों बहन भाई की यही इरादे हैं तो फिर मुझे अपनी अकल के गिर्द हालो वाल तैयार करनी पड़ेगी, वरना ना जाने किसी वक्त तनवीर अपनी हालो मतलब है खाली खोपड़ी मेरी अकल से भर ले और मैं हालो खोपड़ी के साथ तनवीर की तरह अकड़ता फिरूं। अब समझ में बात आई सफ्तर के। हॉलो वाल का फार्मूला जानना कितना ज़रूरी था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काश तुम्हारी ज़बान के गिर्द हॉलो वाल कायम की जा सकती, तनवीर ने दांत पीसते हुए कहा, ताकि इसके साथ तनवीर का सर टकराया जा सके और जूलिया के मुंह से फिर ना जा सके। यही दीवार थी ना, यही दीवार थी ना। वाह, क्या क्या हसरतें मिलती हैं दिले नातमा में, इमरान ने तरकी जवाब देते हुए कहा। और इस बार सफ्तर के साथ साथ जूलिया भी ना चाहते हुए बेख्तियार हंस पड़ी और शायद जूलिया को हंसता देखकर तनवीर को भी मजबूरन हंसना पड़ा, हालांकि उसका चेहरा कुछ और ही तासुरात जाहिर कर रहा था।
press the bell icon